लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन दिया गया था, तो आप लोगों को ये आंसर करना था। क्वेश्चन था कि डैश इज द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। तो हमने ये देखा था कि जो हमारा पेरेंट रॉक होता है, पेरेंट रॉक मतलब अभी हम देखते हैं पेरेंट रॉक जहां से हमारी और जो सॉइल पार्टिकल्स है, ये रॉक है जिसमें छोटे छोटे सेडिमेंट्स और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो ब्रेक डाउन होंगे वेदरिंग के थ्रू, और फिर उससे जो हमारी सॉइल फॉर्मेशन होती है। अगर वो पेरेंट रॉक के पास ही रह जाते तो उसे रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं, और अगर वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है तो वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो एलुवियल सॉइल है वो एक तरीके की ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का एजेंट है वो क्या है? तो ग्रेविटी है, वाटर है, विंड है, या फिर आइस है। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो रनिंग वाटर जो होता है, रनिंग वाटर जो होता है हमारा, आपको नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। और जो हमारी रनिंग वाटर है, जैसे कि एग्जाम्पल में गंगा जो है वो माउंटेन से अपने संग जो पार्टिकल्स लेके आती है, जो सॉइल पार्टिकल सेडिमेंट्स को लेके आती है, और वो प्लेन एरिया में एंटर करने के बाद जो उस बैंक पर डिपॉजिट कर देती है, वही हमारा एलुवियल सॉइल हो जाता है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स मी अंचिता सिंह। अगर आप एसएससी जेई और आरआरबी 2, आरआरबी सीपीटी 2 हो गया, एसएससी जेई 2025 या कोई भी जेई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर हमने ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन देखा है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। एक तो यहाँ पर जियोलॉजिकल साइकिल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जियोलॉजिकल साइकिल क्या होती है? तो ये साइकिल है, इसका मतलब क्या कि ये हमारा कंटिन्यूअसली चलेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, एक पेरेंट रॉक होगा, हमारे पास एक पेरेंट रॉक होगा। इसमें क्या, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे ब्रेक डाउन होते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं हम वेदरिंग। तो सबसे पहले क्या हुआ, वेदरिंग हुई। वेदरिंग होने के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। इस पॉइंट, ये जो हमारी जो सॉइल है, इसका क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अब ट्रांसपोर्टेशन किसी भी एजेंट के द्वारा हो सकता है, किसी भी एजेंट के द्वारा हो सकता है। ये हमारा वाटर हो सकता है, या फिर हमारा ग्रेविटी हो सकती है, या फिर हमारा ग्लेशियर हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, या फिर हमारा जो एयर है या फिर विंड है, ये सब हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होगा, किसी पॉइंट पे जाके ये डिपॉजिट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिपॉजिशन। डिपॉजिशन के बाद क्या होगा, अपहीवल, मतलब वो फिर से वहां पे इकट्ठे होते जाएंगे और एक बड़ा सा पहाड़ फिर से बन जाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये स्टेप को क्या बोलते हैं, अपहीवल। तो ये अपहीवल, तो सबसे पहले वेदरिंग हुई। वेदरिंग भी दो तरीके से हो सकती है। एक होती है वेदरिंग जो फिजिकल वेदरिंग है, फिजिकल वेदरिंग हुई कि पानी की वजह से पानी गिरा तो उसकी वजह से जो हो गया, रेन वाटर हुआ, या प्लांट्स की रूट्स के ब्रेकडाउन की वजह से हो गया। एक होती है केमिकल की, जो हमारी ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। तो एक केमिकल वेदरिंग होती है और एक फिजिकल वेदरिंग होती है। तो ये स्टेप जो है वो चलते रहते हैं। ये स्टेप्स भी हमारे जो है, इनको भी लगाने के लिए आते हैं। ये जो स्टेप्स है हमारे 1 2 3 4, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल, इनको भी हमें जो सेट करने के लिए आते हैं। तो ये जियोलॉजिकल साइकिल है। अब हमारे जो सॉइल्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स हैं, इसके बेसिस पे हम देखते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है। तो रनिंग वाटर की वजह से जो हमारी सॉइल फॉर्म होती है, रनिंग वाटर के वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है वो है हमारी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो हमारी लेक के पास हमारे को देखने को मिलेगी, लेक के साइड में जो डिपॉजिट होती है, तो वो हमारी लेक्यूस्ट्राइन सॉइल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सॉइल हो जाती है हमारी लेक्यूस्ट्राइन सॉइल। जो हमारा सी सोड पे हमको देखने को मिलती है, वो सॉइल हो जाएगी हमारी मराइन सॉइल। तो ये तीनों हमारे क्या है, इनका इनका एजेंट क्या है, हमारा वाटर। इनका एजेंट क्या हो जाएगा, वाटर। ये है मराइन सॉइल। वहीं पे एयर या फिर विंड के वजह से, एयर या फिर विंड के वजह से जो सॉइल हमें देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं एविलीन सॉइल। जो हमारी वो सॉइल है, इसको बोला जाता है एविलीन सॉइल। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, जैसे कि आपको माउंटेनियस एरिया में देखने को मिलेगा कि लैंडस्लाइड हो गया, तो सॉइल हमारी एक बड़े जो रॉक है उससे निकल के टूट के हमारी आगे की तरफ आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से जो सॉइल देखने को मिलती है उसको बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल, या फिर इसको टेलस भी बोला जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है, टेलस। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ग्लेशियर्स के वजह से देखने को मिलती है जो सॉइल, हमारी ग्लेशियर्स की वजह से देखने को मिलती है, उसको हम ग्लेशियल आउट डिपॉजिट बोलते हैं, आउट वॉश या फिर ग्लेशियल आउट डिपॉजिट। ये कुछ सॉइल हैं जिनके एजेंट की वजह से हमको ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल देखने को मिलती है। कुछ सॉइल जैसे कि मार्ल हो गया, ये सब जो हमारी जो कुछ सॉइल होती है, जैसे मार्ल हो गई, पीट हो गई, ये सब क्या है, हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है। इनको भी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो ये सब क्या है, हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है। उस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एलुवियल सॉइल, क्योंकि जो वाटर है बेसिकली एलुवियल सॉइल का जो हमारा एजेंट है वो क्या हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज अ बेंटोनाइट कंटेन प्रीडोमिनेंटली। तो जो बेंटोनाइट सॉइल है वो क्या कंटेन करती है, तो मॉन्टमेरोनाइट, केलोनाइट या फिर एलाइट, इन तीनों में से क्या कंटेन करती है, ये बेसिकली पूछा गया है।
इस क्वेश्चन का आंसर मोंटमोरेलाइट हो जाएगा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं करनी है। हमको क्या समझना है, मोंटमोरेलाइट क्या होता है, कैरोलाइट क्या होता है और एलाइट क्या होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि मोंटमोरेलाइट के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, या केरोलाइट या एलाइट के लिए क्या समझना पड़ेगा, सिलिकेट और जो हमारी गिप्साइट की शीट होती है इन्हें समझना पड़ेगा। तो सिलिकेट की शीट क्या होती है, जिसमें सिलिका, हमारा सिलिकेट की शीट की अगर हम बात करें, सिलिकेट शीट की बात करते हैं, तो जो सिलिका है बेसिकली, वो सिलिका क्या होगा, ये हमारा सिलिका जो है वो सेंटर में, सेंटर एटम होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये एक सेंट्रल एटम है, सेंट्रल में हमारा सिलिका होगा, जो कि सराउंडेड है 4 ऑक्सीजन एटम से। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर ले लें, फिर एक पोजीशन यहाँ ले लें, और फिर इसको अगर डैश में जो दिखाया है वो हमारा बेसिकली 3D में डायग्राम बन रहा है। जो ये है वो सामने है और ये जो डैश है वो पीछे है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये टेट्राहेड्रॉन शीट बनेगी, बेसिकली टेट्राहेड्रॉन यूनिट है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो भी हम आके जो जोड़ेंगे, ये जो सिलिका है बेसिकली अगर इसकी बात करें, तो सिलिका हमारा सेंटर में है और ये टेट्राहेड्रॉन यूनिट है। तो ये जो हमारा ये है, ये ऑक्सीजन एटम को शो कर रहा है। ये हमारा जो पॉइंट है ये जो है ऑक्सीजन एटम को शो कर रहा है, और जो डार्क कलर से है ये हमारा सिलिका एटम को शो कर रहा है। ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, सिलिका को। तो सिलिका जो है सेंट्रल में है और चारों तरफ हमारा 4 ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। और जब ये वाली जो टेट्राहेड्रॉन जो यूनिट है, टेट्राहेड्रॉन यूनिट की जब हम शीट बनाएंगे, तो इस शीट को हम बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन यूनिट की शीट को हम बोलेंगे सिलिकेट शीट। वहीं पे इसी तरीके से हमारा एक ऑक्टाहेड्रॉन शीट बनेगी, ऑक्टाहेड्रल यूनिट बनेगी। अगर हम ऑक्टाहेड्रल जो हमारे ऑक्टाहेड्रल यूनिट है, बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमारी जो एल्यूमिनियम हो गया या फिर मैग्नीशियम हो गया, आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंटर में क्या है, सेंटर में आपको देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। और उसके जो चारों तरफ है हमारे जो एटम्स हैं, वो बेसिकली किसके देखने को मिलेंगे आपको, ये जो है ये यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सिल आयन होता है। तो जब इसकी जो ये थोड़ा सा 3D में मेरे से बन नहीं पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी इमेज दिखा देंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल आयन है, तो यहाँ पर क्या है, चारों तरफ इसके हाइड्रोक्सिल आयन है। ये 8 एटम्स जो है यहाँ पर इसके चारों तरफ हैं, बेसिकली वो किसके, हाइड्रोक्सिल आयन के। और जो सेंटर में है वो या तो एल्यूमिनियम है या फिर मैग्नीशियम है। इस यूनिट को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल यूनिट। और ये ऑक्टाहेड्रल यूनिट है, बेसिकली 6 आपको क्या देखने को मिलेंगे, 6 हाइड्रोक्सिल आयन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम। फिर अब इस यूनिट को जब इस यूनिट की शीट बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं, अगर हमारा एल्यूमिनियम सेंटर में है, सबसे फेमस चीज यही पूछी जाती है, तो एल्यूमिनियम अगर सेंटर में है, एल्यूमिनियम सेंटर में, तो इस शीट को बोलते हैं हम गिब्साइट शीट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जब एल्यूमिनियम हमारा सेंटर में है, तो इस शीट को बोलेंगे हम गिब्साइट शीट। वहीं पे अगर हमारा जो मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम को हमने सेंटर में लिया, तो उसको बोलते हैं ब्रूसाइट शीट। अगर मैग्नीशियम हमारा सेंटर में है, तो इस शीट को बोलेंगे हम ब्रूसाइट शीट। और अगर हमारा आयरन सेंटर में है, Fe सेंटर में, तो उस शीट को बोलते हैं हम फेराइट शीट। ये शीट हो जाएगी हमारी फेराइट शीट। तो ये तो कुछ शीट्स हो गई। अब सबसे पहला अगर हम बात करें केलोनाइट की बात करते हैं, अगर हम केलोनाइट की बात करें, तो केल्नाइट मिनरल्स में क्या देखने को मिलेगा, एक शीट आपको गिब्साइट की देखने को मिलेगी। पहली शीट आपको क्या देखने को मिला, गिब्साइट की देखने को मिली। फिर आपको किसको देखने की मिलेगी, एक शीट आपको किसको देखने की मिलेगी, सिलिका की शीट देखने को मिलेगी। फिर एक शीट आपको गिब्साइट की देखने को मिलेगी, और फिर आपको इस तरीके से सीरीज चलता रहेगा। ये जो यूनिट है ये रिपीट होती रहेगी। ये जो एक गिब्साइट है और एक सिलिकेट है, ये शीट जो है रिपीट होती रहेगी। और 2 शीट के बीच में कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। तो इस वाले मिनरल को हम बोलते हैं केओलोनाइट मिनरल। इस मिनरल को बोलते हैं हम केओलोनाइट मिनरल। वहीं पे आपको एलाइट में क्या देखने को मिलता है, तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, एलाइट में जो गिब्साइट की शीट है, गिब्साइट की जो शीट है बेसिकली वो सैंडविच है हमारे किसमें, एक सिलिकेट और दूसरी सिलिका की शीट। 2 सिलिकेट शीट के बीच में गिब्साइट की जो शीट है वो सैंडविच है। तो इस तरीके की आपको एक यूनिट देखने को मिलेगी, और ये यूनिट चलती रहेंगी, ये यूनिट हमारी कंबाइन होती रहेंगी। और इनके बीच में क्या देखने को मिलेगा आपको, इनके बीच में यहाँ पर आपको जो जॉइंट देखने को मिलेगा, जैसे आपको अपर वाले केओलाइट मिनरल में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेकिन क्या होता है, नॉन एक्सचेंजेबल आयंस आते हैं, जैसे कि पोटेशियम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में पोटेशियम आ गया। फिर ये यूनिट हमारी रिपीट होती है। यहाँ पर आते हैं नॉन एक्सचेंजेबल आयंस, और इस मिनरल को बोलते हैं हम एलाइट मिनरल। इस मिनरल को बोलते हैं एलाइट मिनरल। और मोंटमोरेलाइट मिनरल में बस एक ही डिफरेंस है, ये जो यूनिट है
मॉन्ट मोरिलोनाइट में क्या होता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट में बेसिकली यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सेम जो लाइट में हमारा मिनरल है वो रिपीट होता है, जो ये यूनिट है हमारी जिसमें सिलिका दोनों साइड है और गिप्साइट की शीट जो है बेसिकली बीच में है, वो सैंडविच है, ये आपको सेम यूनिट देखने को मिलेगी, लेकिन जो दो यूनिट है उसके बीच में आपको बहुत ही लूजली आपको एक फोर्स देखने को मिलेगा, वेरी वीक बॉन्ड देखने को मिलेगा, वाटर बॉन्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, लूजली वाटर बॉन्ड, लूजली वीक बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम वाटर बॉन्ड। ये बॉन्ड की वजह से आप देखोगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा केओलोनाइट है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा हो जाएगा केओलोनाइट, फिर हमारा हो जाएगा इलाइट, और फिर उसके बाद हो जाएगा मॉन्ट मोरिलोनाइट। और मॉन्ट मोरिलोनाइट की बात करें तो ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर ये देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है, इसकी एक खास बात है, अगर ये मिनरल प्रेजेंट है तो वाटर के प्रेजेंस में ये स्वेल कर जाती है और वाटर के एब्सेंस में ये श्रिंक कर जाती है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर देखने को मिलेगी। तो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं इस मिनरल्स के अकॉर्डिंग ये हमने डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा मॉन्ट मोरिलोनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी उसी पैटर्न पे पूछा गया है और जो अभी हमने डिस्कस किया था, मतलब वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आरआरबी जेईई में भी पूछा गया है। द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस की वजह से देखने को मिलता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट, केओलोनाइट, एलाइट या फिर वर्मिक्यूलाइट। तो बेसिकली मॉन्ट मोरिलोनाइट की वजह से आपको ये स्वेलिंग नेचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टोस्ट्राइन सॉइल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय, तो आप देखो ये कितने सारे एग्जाम में पूछा गया और आज हमने डिस्कस भी किया था। लैक्टोस्ट्राइन सॉइल जो है बेसिकली हमारे लेक के वजह से देखने को मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोहेजन लेस सॉइल। तो दो तरीके की सॉइल होती है, एक होता है कोहेजिव। तो कोहेजिव जैसे कि जो पार्टिकल्स उनके बीच में ही बॉन्ड है, वो एक दूसरे से ही अटैच रहते हैं, इस तरीके के जो पार्टिकल्स है उनको बोलते हैं कोहेजिव सॉइल। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका क्ले। और जो कोहेजन लेस सॉइल है, जो आपको सिल्ट, ये जो आपको जो सैंड है वो देखने को मिलेगी। तो सैंड जो है बेसिकली वो कोहेजन लेस सॉइल है, उसके पार्टिकल्स के बीच में आपको इतना ज्यादा बॉन्ड देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वो फ्रीली रहते हैं। तो ये जो हमारा कोहेजन लेस सॉइल है उसका हमारा आंसर हो जाएगा सैंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन इन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के कंप्लीट रिएक्शन के लिए दो चीज याद रखनी है, एक हाइड्रेशन के लिए पूछ रहा है और एक कंप्लीट रिएक्शन के लिए पूछता है। तो जो कंप्लीट रिएक्शन है उसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। ईएससी में भी पूछा गया है, एसएससी जेईई में भी पूछा गया है और भी एग्जाम में पूछने के बिल्कुल चांसेस है। कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।